दोस्तों स्वागत है आप सभी का रिच डैड पुअर डैड के इस लाइफ चेंजिंग सीरीज में। दोस्तों अभी तक की स्टोरी में हमने आपको बताया कि मैं और मेरा दोस्त माइक हम दोनों पैसा बनाने की कला सीख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले जस्ते के सिक्के बनाना सीखा। लेकिन मेरे गरीब डैडी ने इसे गैर कानूनी बताया, जिसे हमें बंद करना पड़ा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम लोग अमीर बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें माइक के डैडी से मिलना चाहिए, जिन्हें हम अमीर डैडी कहते थे। सुबह 8 बजे मैं माइक के डैडी से मिलने पहुंचा। वे पहले से ही बहुत व्यस्त थे, उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण और छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, डैडी अभी फ़ोन पर हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च पर उनका इंतज़ार करें। जब मैं उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं सकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं। उनकी उम्र मेरी माँ की उम्र से थोड़ी ज़्यादा थी। महिलाओं के सामने पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहना रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए, जहाँ पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्माकर मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, ये लोग कौन हैं? अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं, ऐसा माइक ने मुझसे कहा। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउस को संभालता है और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर हैं। तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा, ऐसा माइक ने मुझसे कहा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। मैंने पूछा, क्या ऐसा हमेशा ही होता है? माइक ने कहा, हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है। मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। माइक ने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। मैंने सावधानीपूर्ण उत्सुकता से पूछा, अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई और फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि हमारे सामने वो एक ऑफर रखेंगे। फिर हम और माइक कुछ देर तक कुर्सी के पिछले पांव पर टिकाए बैठे रहे। मैंने पूछा माइक से कि क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा ऑफर देने वाले हैं? माइक ने कहा, नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खींचते हुए पूछा, तो बच्चों तैयार हो? हमने अपने सिर हिलाए और कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके पास रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे, 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी ना हो। मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा, माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमत में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत बड़ी ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर, ऐसा अमीर डैडी ने मुझसे कहा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, परंतु मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा।
अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मैंने पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? डैडी ने कहा, नहीं। इसे या तो मान लो, मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम मेरा पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला लेने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई चालू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ऐसा माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने कहा, मंजूर है, और मेरे दोस्त माइक ने भी कहा, मंजूर है। माइक के डैडी ने कहा, बहुत बढ़िया। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम दोनों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। मैंने कहा, पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मैंने जवाब दिया, मान लिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम पर लग गए। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है। अब वो बड़े हो गए थे, वे दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत पे भरोसा करती थी और इसीलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हर 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, उनकी धूल को साफ करते थे और फिर एक तरीके से हम उन सभी को लगाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरेट्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर्स की शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर, सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते थे। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों में जम जाता था, जिसे हम साफ करते थे। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ 3 घंटों तक काम करते रहे। दोपहर तक वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी, अर्थात 30 सेंट। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च करता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का भी मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा भी नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैं लंच के समय ऐसा माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था। अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं था जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। एक बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से माइक से कहा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तो वे तुमसे ज़रूर मिलेंगे।
मैंने आवेश में पूछा, क्या क्या वे मेरे काम छोड़ने का इंतज़ार कर रहे थे? माइक ने कहा, कुछ। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के व्यक्ति हैं। उनके सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैंने कहा, इसका मतलब है यह कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसे समझाएंगे। मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की करने की क्या ज़रूरत है? शनिवार को सुबह 8 बजे मैं और माइक फिर से डैडी से मिलने के लिए तैयार हुए। माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा, कुर्सी पर बैठ जाओ और लाइन में इंतज़ार करो। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक कर, ताकि मैं बैठ जाऊं, जगह दे दी। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ 20 मिनट तक बैठा रहा और फिर वो भी निकल चला। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर की बातें कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुका गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उन्हें ऑफिस में मिलूं। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी में बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो। ऐसा है? ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में ऐसा कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया, मैंने कड़ी मेहनत की। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दे दी और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी में पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे हों। उन्होंने कहा, बुरा नहीं है। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। मैंने पूछा, क्या? मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्या कर रहे थे और इसीलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं।
यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। अमीर डैडी ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे? मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही हैं। मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, शाबाश। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा, और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। अमीर डैडी ने शांति से कहा, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मैंने 3 हफ्तों तक काम किया और इस बात आपने सिखाना तो दूर, आपने एक भी बार मुझसे बात नहीं की। मैं व्यंग भरे अंदाज में कहा। अमीर डैडी ने पूछा, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? मैंने जवाब दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, परंतु ज़िंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए ज़िंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा था। मैंने अपने आप से पूछा, ज़िंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद करने की ज़रूरत थी। अगर तुम ज़िंदगी में, ऐसा डैडी ने अब कहा, अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्का देती रहेगी। लोग 2 चीज़ें करते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पति या पत्नी को। वे यह नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। फिर वो कहते हैं, ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, अपनी कम तनख्वाह, अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बातें सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैं अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाएंगे।
अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीज़ करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ़ करते होंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीज़ करने में गुजार दी, परंतु सच बात तो यह है कि आपने ज़िंदगी के हर थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से भी डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नज़रें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया था। मैंने पूछा, आप मुझे धक्का दे रहे थे? अमीर डैडी ने मुस्कुराए और कहा, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। मैंने पूछा, कैसा स्वाद? अब भी मैं थोड़ा गुस्से में था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग चुकी थी कि अब मैं सीखने के लिए तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो, ऐसा अमीर डैडी ने कहा, जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से अधिक ज़्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें से एक ने भी कभी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा कमाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे थे। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी तो जब माइक ने मुझे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़ों का थोड़ा स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने सबक सीखा, ऐसा मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और आप अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, सुनो, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल दो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर एक आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है यह कि हम खुद को बदल दें। मैंने पूछा, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। अमीर डैडी ने अधीरता के साथ कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया, ऐसा मैंने कहा। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुमने क्या सीखा? यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हैं ही, ऐसा मैंने कहा। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। अमीर डैडी ने कहा, ठीक कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले।
उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। मैंने पूछा, तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? 10 सेंट प्रति घंटे के हिस्से तनख्वाह लेकर, ऐसा मुस्कुराते हुए मैंने कहा। अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वो यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने का उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा, इसको लेकर उनको डर रहता है। इसीलिए मन को मसोस कर वो नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उससे भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया कि यह जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे यह बेशकीमती नज़रिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नज़रिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने भी शिक्षा मुझे दी थी। शनिवार की या खुशनुमा सुबह में मैं बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए, फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए विषय अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल जाए और अच्छी तरह देख लो कि इससे बहुत से दूसरे लाभ भी हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। यह सबक मुझे जीवन उनके मार्गदर्शन में सीखना था, ना कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुम्हें साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह जान लो कि एक सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। गुस्सा उस फार्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसीलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसीलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने कहा, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हैं वो, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए, ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा अमीर डैडी ने कहा, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने में उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल भी जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी, ऐसा मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही।
अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए, उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे पैसे के लिए काम करने पे भरोसा करते हैं। पैसे के लिए काम पे करने पे भरोसा करते हैं। मैंने पूछा, और आप नहीं करते? अमीर डैडी ने कहा, नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो उस स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। मैंने पूछा, क्या हर कोई? अमीर डैडी ने कहा, नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया, ऐसा मैंने कहा। फिर डैडी ने कहा, उसकी चिंता फ़िलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिए जाने का डर, पर्याप्त पैसा नहीं होने का डर, एक बार किसी काम से शुरू करने का डर, या यह किसी व्यवसाय को सीखने और पैसा के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। मैंने पूछा, तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं बहुत खुश था। मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में भी कभी नहीं सीख पाएंगे। अमीर डैडी ने पूछा, तो क्या सीखने के लिए तैयार हो? मैंने दांत निकालकर कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है, ऐसा अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुणा कर दो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती है। मैंने पूछा, मैं समझ नहीं पाया। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? ऐसा डैडी ने पूछा। एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए। मैंने कहा, भयानक लग रहा था। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि काफ़ी नहीं है, यह काफ़ी नहीं है। मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है। मैं बहुत निराश हुआ, ऐसा मैंने कहा। और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियाँ कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। मैंने पूछा, सरकार ऐसा कैसे करती है? अमीर डैडी ने कहा, टैक्स के माध्यम से। जब आप कमाते हैं तो आप टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, और जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। मैंने पूछा, लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते हैं, परंतु गरीब और मध्यवर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, परंतु वे मुझसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और मैं उनसे कम देता हूँ। मैंने पूछा, यह कैसे संभव है?
9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़ों को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अम्मी डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते हैं कि मैं सुनूं, ना कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? ऐसा मैं सोच रहा था। अम्मी डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ, उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बंद करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। मैं विचलित होकर पूछा, तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसीलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है? ऐसा मैंने कहा। अम्मी डैडी ने कहा, देखो, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की ही यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी ना आती। तो तुम में अब भी सीखने की, जानने की जिज्ञासा है? ऐसा अम्मी डैडी ने मुझसे पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। हाँ। अम्मी डैडी ने कहा, अच्छा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दी जाएगी, अर्थात अब तुम्हें 30 सेंट भी नहीं दिए जाएंगे। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या? तुमने सही सुना, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह भी नहीं दी जाएगी। तुमने ही तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसीलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर अम्मी डैडी ने कहा, माइक पहले से ही काम पर लगा हुआ है, तुम भी काम पर लग जाओ। मैं चिल्लाया, यह ठीक नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें कहीं नौकरी से ना निकाल दूं, या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम है और तुम नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश कर सकते हो। मैंने पूछा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अम्मी डैडी ने कहा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो।
अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे और मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहाँ तक यह सोचते हुए खड़ा रहा, मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़ाने आया था और मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने फिर अपनी उंगली को सिर की तरफ इशारा किया और कहा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और यहाँ से जाओ और काम पर लग जाओ।